नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इसका अर्थ है कि गुरु और गोविंद एक साथ खड़े हों तो किसे प्रणाम करना चाहिए, गुरु को अथवा गोविंद को। ऐसी स्थिति में गुरु के श्री चरणों में शीश झुकाना उत्तम है, जिनसे कृपा रूपी प्रसाद से गोविंद का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कहते हैं कि बिना गुरु के ज्ञान प्राप्त नहीं होता और जब तक गुरु की छत्र छाया नहीं होती तब तक मनुष्य अज्ञान रूपी अंधकार में भटकता रहता है। बिना गुरु के सत्य एवं असत्य का ज्ञान नहीं होता, उचित और अनुचित के भेद का ज्ञान नहीं होता। इसीलिए गुरु की शरण में जाओ, क्योंकि गुरु ही सच्ची राह दिखाते हैं। तो आज के हम इस कार्यक्रम में शिक्षक दिवस के विशेष कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। आज शिक्षक दिवस है और देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के अवसर पर हर साल शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ये शिक्षकों के प्रति सम्मान और प्रेम व्यक्त करने का दिन होता है। डॉक्टर राधाकृष्णन स्वयं एक शिक्षक थे और उन्हीं का विचार था कि उनका जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। गुरु शिष्य की परंपरा भारत की संस्कृति का एक अहम और पवित्र हिस्सा है। जीवन में माता पिता का स्थान तो कभी कोई नहीं ले सकता, क्योंकि इस रंगीन और खूबसूरत दुनिया में वे ही हमें लेकर आते हैं। पहले गुरु हमारी माता पिता ही होते हैं। भारत में प्राचीन समय से गुरु और शिक्षक की परंपरा चली आ रही है, लेकिन जीने का असली सरीखा हमें शिक्षक ही सिखाता है और सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। गुमनामी के अंधेरे से निकालकर हमें पहचान देते हैं गुरु। ज्ञान का भंडार देकर भविष्य के लिए शिक्षक ही हमें तैयार करते हैं। और वास्तव में शिक्षक ही वो होता है जो मार्गदर्शन देता है और व्यक्ति के व्यक्तित्व के साथ ही जीवन को संवारता है। शिक्षक दिवस के अवसर पर आज हम चर्चा करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर आज के समय में देखा जाए तो शिक्षक का कितना सम्मान और कितना शिक्षक का जो महत्व है वो अब रह चुका है, क्योंकि आज के समय में शिक्षक की कई परिभाषाएं हो गई हैं और कई ऐसे हमने केसेस देखे हैं, कई ऐसी खबरें देखी हैं, कई ऐसे मामले देखे हैं जहां पर ऐसी स्थितियां बनती हैं जहां शिक्षक और जो छात्र हैं उनके रिश्तों के जो सही तालमेल होना चाहिए वो नहीं देखने को मिलता है। तो आज हम इसी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। क्या कुछ इतना शिक्षक दिवस का महत्व है और आने वाले समय में ये कितना और मजबूत होगा या फिर इसके बीच में कोई दरारें पड़ेंगी, और आखिर कौन सी वो वजह है कि जो पुरानी एक परंपरा गुरु शिष्य की रही है वो शायद अब देखने को नहीं मिलती है। चलिए मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ डॉक्टर जवाहर सूरीशेट्टी सरकार के सलाहकार हैं और हमारे साथ पुष्पेंद्र पाल जी हैं, पूर्व एचओडी माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल से। दोनों मेहमानों का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सूरीशेट्टी सर, आपसे जानना चाहेंगे, आज शिक्षक दिवस है और आज के अगर परिवेश में हम बात करें तो कितना ये महत्वपूर्ण शिक्षक दिवस रह गया है और वही शिक्षकों की गरिमा क्या अभी भी बनी हुई है या फिर अब चीजें बदल रही हैं समय बदलने के साथ साथ? देखिए, ये बात सही है कि चीजें बदल रही हैं। टेक्नोलॉजी के आने से बहुत कुछ बदल गया है। पहले टीचर का काम होता था जिंदगी संवारना, और उसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट काम होता था कि आप जो ज्ञान है वो दीजिए। आज की तारीख में ज्ञान, चूंकि टेक्नोलॉजी आपको गूगल में उपलब्ध कराता है, तो बच्चों को लगने लगा है कि हमको ज्ञान की जरूरत नहीं है, लेकिन उस ज्ञान का उपयोग आप अनुभव से कैसे बता सकते हैं कि जिंदगी में हो पाएगा, वो बच्चों की खोज है। और जो टीचर इस खोज को पूरी नहीं कर पाता है वो आउटडेटेड हो गया, मान लीजिए, उसके प्रति कोई रेस्पेक्ट नहीं है। लेकिन कई ऐसे टीचर हैं जो ये ज्ञान का उपयोग अगर सिखाते हैं, ज्ञान अवेलेबल है गूगल में, लेकिन उसका उपयोग जिंदगी में कैसे कर सकते हैं वो टीचर का काम है। यानी मेंटर बनना आजकल की टीचर का प्रारूप है, ऐसा मुझे लगता है। सर, लेकिन आज के समय में जो बच्चे हैं, अब जैसा कि आपने कहा तकनीक से जुड़ चुके हैं, हर बच्चे के हाथ में मोबाइल फ़ोन है, लैपटॉप है और उन चीज़ों का वो इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर उनसे शिक्षक दिवस के बारे में कुछ अगर ऐसी चर्चा करें तो शायद उनकी परिभाषा ये रहती है कि पुराने समय में जिस तरह से गुरुकुल चला करते थे, वहाँ एक गुरु शिक्षक का जो गुरु का शिक्षक का छात्रों का जो एक संबंध रहता था वो शायद अब नहीं है। अब उन लोगों के शायद सोचने की क्षमता बदल गई है या फिर वो खुद ये समझ गए हैं कि हमें शायद अब किसी की ज़रूरत नहीं है, जो कुछ भी चाहिए हमें यहीं से मिल जाएगा। ये बात उनको लगता होगा, और कुछ हद तक, क्योंकि मैं फिर से टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहा था, लेकिन टेक्नोलॉजी इमोशन नहीं दे सकता जो एक शिक्षक देता है।
उसका जुड़ाव छात्र के साथ गुरुकुल के समय में इसलिए था क्योंकि वो 24 घंटे साथ रहते थे और वो सब चीजें सीखते थे, खाना बनाना से लेके खेलना कूदना, विषय सब चीजें सीखते थे। आज की तारीख में शिक्षक की भी कुछ भूमिकाओं में कुछ त्रुटि है कि वो उस तरह से जुड़ना नहीं चाहता जिस तरह से पहले जुड़ा करते थे। तो संपूर्ण रूप से मैं आपकी जिंदगी में अगर परिवर्तन लाता हूं जो गुरुकुल में होता था, तो उस तरह के शिक्षक भी आज नहीं है जो उस तरह से जुड़ना चाहते हैं। आएंगे, पढ़ाएंगे, चले जाएंगे। इस तरह से किस तरह से जुड़ाव होगा ये सिर्फ बच्चों की गलतियां, मुझे नहीं लगता कि ऐसा है। लेकिन इमोशनल जुड़ाव बच्चे को जो जरूरत है वो टेक्नोलॉजी नहीं दे पाएगी, वो एक शिक्षक ही दे पाएगा। और एक अच्छा शिक्षक जो हमारा फेवरेट शिक्षक होता है वही होता है जो हमसे भावनात्मक तौर पे जुड़ाव बना लेता है। बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात आपने कही कि जो भावनात्मक एक जुड़ाव है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम अब होता जा रहा है। शायद उसकी कुछ वजह भी होगी, वो वजह भी आज हम जानेंगे, उस पर भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ पुष्पेंद्र पार सर भी जुड़े हुए हैं। पुष्पेंद्र सर, कोचिंग संस्थानों की अगर बात करें, आज के समय में गली गली में कोचिंग खुल रही हैं और एक बड़ा व्यवसाय के तौर पर भी ये देखने को मिल रहा है। हर बड़े बड़े शहर में एजुकेशन हब बन रहे हैं, बड़ी बड़ी कोचिंगें हैं जो लाखों और करोड़ों रुपए तक फीस चार्ज करती हैं। क्या कोचिंग संस्थानों की वजह से शिक्षा के स्तर में किसी तरह का कोई फर्क पड़ा है, या फिर जो जैसा कि अभी सूर्य शेट्टी सर ने कहा था कि एक भावनात्मक जुड़ाव है एक शिक्षकों के साथ स्कूल में, जैसे होता है शिक्षक हमें हर चीज़, कार्यक्रम है, कोई फेस्टिवल है तो उसकी तैयारी कराते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जो अच्छे बच्चे होते हैं उनके साथ पढ़ने में जो अच्छे होशियार होते हैं उनके साथ एक अलग जुड़ाव शिक्षकों का होता है, डांट भी होती है, प्यार भी होता है, बहुत सारी चीज़ें। तो क्या अब कोचिंग संस्थानों की वजह से इस पर कोई असर पड़ा है? देखिए, मुझे लगता है कोचिंग संस्थानों को हमें बिल्कुल अलग अर्थों में देखना होगा, क्योंकि कोचिंग संस्थान जो है आपको जो प्रारंभिक शिक्षा होती है, जो प्राइमरी एजुकेशन है, मिडिल एजुकेशन है, वो आपको कोचिंग संस्थान नहीं देते हैं। कोचिंग संस्थान तो आपको सिर्फ व्यावसायिक जो पाठ्यक्रमों में प्रवेश की परीक्षाएं उनकी तैयारी कराते हैं, या जो बहुत सारी नौकरियों से संबंधित, जॉब से संबंधित जो परीक्षाएं हैं उनकी तैयारी आपको कराते हैं। लेकिन जो आपकी प्राइमरी शिक्षा और मिडिल जो शिक्षा होती है उसमें जो आपको संस्कार दिए जाते हैं, जो नैतिक शिक्षा दी जाती है, और जो खास तौर से उसको अगर मैं ये भी कहूँ कि जो आपके नियमित पाठ्यक्रम है, हो सकता है कि जो है आपके कॉलेज और जो आपके हायर सेकेंडरी के जो स्कूल हैं उनमें भी जो बच्चे नियमित विद्यार्थी जो अध्ययन करते हैं, वो नियमित शिक्षा एक अलग पद्धति है और कोचिंग एक अलग पद्धति है। तो दोनों का कंपैरिजन मुझे लगता है नहीं किया जाना चाहिए। और बच्चे के जो अंदर संस्कार, नैतिकता और जो एक जुड़ाव होता है, उसके अंदर जो मोटिवेशन होता है, वो उसको नियमित शिक्षा से ही, स्कूली शिक्षा से ही, और उसके बाद फिर जो महाविद्यालय या कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाता है तो वहाँ से प्राप्त होता है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि जो हमारी जो क्लासरूम टीचिंग है उसका महत्व तो कभी भी खत्म नहीं हो सकता है, कभी भी कम नहीं हो सकता है, क्योंकि जो फेस टू फेस जो टीचिंग होती है, सामने बैठ के जब विद्यार्थी और शिक्षक जब सामने बैठते हैं और उसके बाद जो अध्ययन प्रारंभ होता है, जो शिक्षा होती है, उसका एक अलग प्रभाव होता है। उसमें बहुत सारे मोटिवेशंस होते हैं, बहुत सारे उसमें जो एक हाव भाव होते हैं, बहुत सारा जो एक उसके जो तत्कालिक के जो सवाल होते हैं, जिज्ञासाएं होती हैं, उनके जो जवाब होते हैं, और कई बार शिक्षक को देख के जो बहुत सारी चीजें विद्यार्थी सीखता है, वो सारी जो चीजें हैं वो एक तरह से समग्र विकास विद्यार्थी के जीवन में करती हैं, या एक समग्रता लाती हैं, संपूर्णता लाने का काम करती हैं। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इन सब बातों का महत्व बना रहेगा। तकनीक के आने के बावजूद भी इनकी महत्ता कम नहीं होगी, बनी रहेगी, और इनको बनाए भी रखना चाहिए। मुझे लगता है कि हमारी जो शिक्षा व्यवस्था, टेक्निक है, जो टेक्नोलॉजी है, वो एडिशनल सपोर्ट है, वो एक तरह से एडिशनल इनपुट है, वो आपको एक तरह का एक्सटेंशन उसको आप मानना चाहिए। लेकिन हम कहें कि केवल उसी से सब कुछ संभव है, तो ये शायद संभव नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि हमें अभी शिक्षा व्यवस्था में इन बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, और लगातार हमें टीचर्स और जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ में रहकर उनका अध्ययन होना चाहिए। चाहे वो गुरुकुल की बात हो, गुरुकुल से आगे भी जब हम बढ़े तो स्कूलों में, कॉलेजों में टीचर्स ने साथ में बैठ के विद्यार्थियों के साथ बैठकर उनको शिक्षित किया, उनको ज्ञान दिया, तो ये बहुत मायने रखता है। और थोड़ी बात जो सूर्य शेट्टी जी ने कही कि कहीं ना कहीं थोड़ा टीचर्स में भी त्रुटियां आई हैं, उनको टीचर्स को भी आत्मावलोकन करना चाहिए, आत्ममंथन करना चाहिए, और अपनी भूमिका पर कहीं ना कहीं पुनर्विचार थोड़ा सा करना चाहिए कि वो इसको सिर्फ नौकरी की तरह न करें, समाज सेवा की तरह करें, एक राष्ट्र निर्माण की तरह करें, और एक विद्यार्थियों के जो भविष्य निर्माण है, उनके व्यक्तित्व का समग्र विकास है, उसकी दृष्टि से अगर वो करेंगे तो मुझे लगता है कि शायद ये बेहतर हो पाएगा। बिल्कुल सर, और बहुत अच्छी बात आपने कही है। चूंकि
तकनीक के साथ हम भले ही कितने आगे बढ़ जाएं, लेकिन जो हमारा एक जुड़ाव है वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो बना रहना चाहिए। तकनीक से बुराई नहीं है, तकनीक से बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि हमें वो चीज़ें समझने में आसानी होती है, लेकिन तकनीक के साथ साथ जो भावनात्मक एक जुड़ाव है वो बना रहना चाहिए। सूर्य सेठी सर, अगर हम बात करें नई शिक्षा नीति को लेकर, जिसका प्रयोग अब हमारे देश में किया जाना है, उसको लेकर तैयारियां भी लगभग कई राज्य कर चुके हैं, कितना ये महत्वपूर्ण होने वाली है? क्या इससे कुछ हमारे शिक्षा और संस्कारों में, अगर बात करें आज के ज़माने में जो कॉन्वेंट स्कूल हैं, बड़े बड़े मिशनरीज स्कूल हैं, और फिर अब अगर हम नई शिक्षा नीति को लेकर आते हैं, इससे क्या कुछ इसमें बदलाव होगा? क्या वो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा मिशनरी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे की बराबरी पर अपने आप को देख पाएगा? कितना ये सफल प्रयोग होने वाला है? देखिए, अगर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को अगर देखें तो मुझे लगता है कि आजादी के बाद से नीतिगत फैसलों में सबसे सर्वोत्तम है शिक्षा में, ये मुझे आज की तारीख में लगता है, क्योंकि इतना आगे की तरफ देखता है। 2040 तक उसका उल्लेख है उसमें, तो एक बहुत ही बेहतरीन नीति बनाई गई है। लेकिन इसमें जो चैलेंज आता है, क्योंकि उसमें बहुत अच्छी बातें लिखी गई है, लेकिन जो राज्य स्तर पर जब उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है तो हर राज्य अपने अपने हिसाब से करता है। तो आप देखेंगे कि बहुत डिफरेंस होता है कि तमिलनाडु ने जिस तरह की किया या छत्तीसगढ़ ने जिस तरह से किया है, मध्य प्रदेश, उसमें परिवर्तन होता है। नीति एक ही है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में फर्क होगा। दूसरी बात कि जो शिक्षा नीति बनाई गई है उसमें ये भावनात्मक जुड़ाव के बाद जो मैं कर रहा हूँ छोटे बच्चों में खासकर, जैसे जो पहले बोल रहे थे उन्होंने भी कहा कि प्राइमरी और मिडिल में अगर लर्निंग बाय फन और दूसरा है एक्सपीरियंशियल लर्निंग, यानी अनुभव करके किस तरह से हम पढ़ेंगे, उसके बारे में बहुत बड़ा उल्लेख है। और मुझे लगता है ये जुड़ाव टीचरों के साथ जो कम हुआ है बच्चों का, वो टेक्नोलॉजी तो अपनी जगह है लेकिन आपने वो जगह दी, क्योंकि आपने यानी जो भी हम पढ़ते हैं बच्चों में, ये दिमाग का इस तरह का ये होता है कि जब हम पढ़ते हैं तो अगर उसमें भावना रहती है, यानी मम्मी ने जो खाना बनाया उसमें चूंकि भावनाएं रहती हैं इसलिए वो टेस्टी लगता है, होटल का खाना उतना अच्छा नहीं लगता। ऐसा ही है कि जो परोसा जाता है हमको क्लासरूम में उसमें भावनाएं हैं, तो दिल के रास्ते से दिमाग से पहुंच के बेहतर उपयोग किया जा सकता है। अगर सीधा सीधा हमने खाना पूर्ति की एज ए टीचर तो वो पहुंचता नहीं है बच्चे के दिमाग पे, और इसी वजह से वो टेक्नोलॉजी या ट्यूशन सेंटर्स इस तरह से खोजता है। लेकिन सर, क्या ये मान सकते हैं कि भाषा एक वेरिएशन बनती है? अंग्रेजी माध्यम, हिंदी माध्यम और अन्य जगहों की बांग्ला हुई या उड़िया हुई या कन्नड़ हुई, तमिल हुई, अलग अलग भाषाएं हैं। क्या अंग्रेजी आज के समय में एक बड़ा कंपटीशन बन चुकी है? और अंग्रेजी को लेकर अगर बात करें, वहीं ये स्थिति शायद देखने को मिलती है जो हिंदी मीडियम से पढ़कर बच्चे आगे जाते हैं और फिर वहीं से अंग्रेजी मीडियम पढ़ने वाला बच्चा आता है, दोनों के कॉन्फिडेंस में भी अंतर दिखता है। तो क्या ये भाषाई ज्ञान को हम बांट सकते हैं या इससे थोड़ा सा बच्चों को ऊपर ला सकते हैं? ये बिल्कुल ला सकते हैं, और इसका उल्लेख भी एनईपी में है कि प्राइमरी शिक्षा जो है आपकी मातृभाषा या राज्य की भाषा, हाँ, उसमें होनी चाहिए। उसका बेसिक कारण यह है कि आप पहले 3 साल स्कूल आने से पहले घर में वही भाषा में आपने जो कुछ भी सीखा है 3 साल में अच्छा सीखा है, हाँ, तो आप उसका उपयोग करते हुए आगे बढ़ेंगे। और उसके बाद द्विभाषी या त्रिभाषी जो भी पद्धति है वो आपको 5वीं 6वीं में या 4थी 5वीं से शुरू करें, ऐसा उल्लेख किया गया है। दूसरी चीज इसमें बहुत, ये माता पिता और कुछ हद तक जो मार्केटिंग होता है प्राइवेट स्कूलों का, ये बताता है कि आपको अंग्रेजी नहीं आता तो कुछ नहीं आता, जबकि बात यह है कि अगर मैं हिंदी मीडियम का हूँ या बंगाल, जिस मीडियम में मेरी सोच होगी उस मीडियम में अगर मैं आगे बढ़ूं तो मैं बेहतर कर सकता हूं। लेकिन हम पे थोपा गया है ये कि आपको अंग्रेजी नहीं आती तो आपको कुछ नहीं आता, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बिल्कुल सर, और यही शायद कोशिश भी है, अब सरकारों की भी ये कोशिश है कि लोगों के बीच में ये चेतना पहुंचनी चाहिए, ये विचार पहुंचना चाहिए कि आप जिस भाषा में जो कर रहे हैं उसको सर्वश्रेष्ठ कीजिए, आप दूसरी भाषा की चिंता ना कीजिए, और तब भी आप आगे बढ़ सकते हैं और उन दूसरों से आगे भी निकल सकते हैं। पुष्पेंद्र सर, अगर शिक्षा के व्यवसायीकरण को लेकर हम यहाँ चर्चा करें, सरकारी स्कूलों में सरकार बहुत पैसा पानी की तरह बहाती है, तमाम तरह की सुविधाएं बच्चों को, ड्रेस से लेकर खाने पीने की व्यवस्था, मुफ्त किताबें
और शिक्षकों की भर्तियां की जाती हैं जिनको भी बड़ा भारी वेतन भी दिया जाता है। लेकिन आज के समय में सरकारी स्कूलों से लगातार बच्चों की संख्या कम होती जा रही है। इसके पीछे क्या महत्वपूर्ण वजह हो सकती है? क्या इसके पीछे हम उन शिक्षकों को जिम्मेदार माने या फिर हमारी जो व्यवस्था चली आ रही है उस व्यवस्था को जिम्मेदार माने? क्योंकि यहाँ पर मैं दूसरा इसमें सवाल ये भी जोड़ूंगा कि एक तरफ सीएम राइज स्कूल खोले जा रहे हैं, फैसिलिटी वही वहाँ पर है, निःशुल्क शिक्षा वहाँ पर है, थोड़ा सा बेहतर है, लेकिन क्या जो पहले से लगातार इतने हजारों की संख्या में हमारे पास सरकारी स्कूल हैं, इतना बड़ा सिस्टम हमारे पास है जहाँ इतने सारे शिक्षक हैं, उन स्कूलों को डेवलप नहीं किया जा सकता? क्या सरकार हार मान चुकी है जिसकी वजह से अब ये नए और प्रयास करने पड़ रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि निसंदेह जो है शिक्षा में सुविधाएं बढ़ी हैं और बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। जो आपने सारी बातें कही हैं वो सही हैं। देखिए, क्या होता है कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़ी बड़ी सुविधाएं और इनसे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि आपका जो टीचर है वो किस शिद्दत के साथ, किस भावना के साथ, किस कमिटमेंट और डिवोशन और समर्पण के साथ जो है वो विद्यार्थी को ज्ञान देना चाहता है या उसके ज्ञान में वृद्धि करना चाहता है। आप अगर देखें, गुरुकुल की बात से हमने शुरू की थी यहाँ, तो गुरुकुल में क्या सुविधाएं होती थी? गुरुकुल में तो गांव में खेती करते थे विद्यार्थी, गुरु के साथ रहते थे, उनका खाना बनाते थे, वो उनको वेदों के और ग्रंथों के बारे में, शास्त्रों के बारे में पढ़ाते थे और बहुत सिंपल जो जीवन था वहाँ सादा जीवन हुआ करता था और सादे जीवन के साथ वो जो है वो शिक्षा ग्रहण करते थे। तो लेकिन वहाँ महत्वपूर्ण होता था कौन सा गुरु है, किस गुरु के आश्रम में जाकर आप शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो मेरा कहना यह है कि गुरु महत्वपूर्ण होता है और गुरु जैसा होगा। कई बार कुछ शिक्षक अच्छे होते हैं, उन शिक्षकों के नाम से उस शिक्षण संस्थान को लोग पसंद करते हैं, उन शिक्षण संस्थानों में लोग अध्ययन करने जाते हैं। और कई बार आपको किसी सब्जेक्ट पे एक ही टीचर होता है जिसके नाम से लोग पढ़ने चले जाते हैं, वहाँ पर उस संस्थान में एडमिशन लेते हैं कि जो है कि वहाँ वो टीचर है, उस टीचर की वजह से हमको वहाँ पढ़ने के लिए जाना है, हम चाहते हैं कि उसकी कुछ क्लासें करें, उसके माध्यम से हम कुछ सीखें। तो मुझे लगता है कि ये सब कुछ, जब तक ये सारी सुविधाएं महत्वपूर्ण हैं, लेकिन सुविधाओं का महत्व तभी हो सकता है जब शिक्षक अच्छे हो, शिक्षक क्वालिटी एजुकेशन दें, शिक्षक कमिटमेंट के साथ पढ़ाएं और शिक्षक उनको पूरे अपना अनुभव और पूरा अपना ज्ञान उनको देना चाहें और समय के साथ जो चीजें आवश्यक है, जो समय के साथ चाहिए, जो चीजें सिखाना चाहिए, विषय को समय के साथ जोड़कर कैसे पढ़ा सकते हैं। बहुत सारे विषय हैं, बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, रेगुलर कोर्सेज हैं, हमारे बहुत सारे नियमित सब्जेक्ट हैं, नए नए सब्जेक्ट हमारे आते आ रहे हैं, लेकिन उनको समय के साथ उनकी क्या आवश्यकता है, समय के साथ क्या मांग है, समय के साथ कैसे जोड़ सकते हैं। और कहीं ना कहीं निश्चित रूप से आज शिक्षा का संबंध रोजगार से भी है, अपने जो दैनिक जीवन है, आने वाला जो जीवन है उसकी व्यवस्थाओं से भी जुड़ा हुआ है। उन सब से जोड़कर अगर एक व्यवहारिक, इसीलिए हम कहते हैं कि सैद्धांतिक और व्यवहारिक का जो संतुलन है वो अगर हमारे शिक्षक स्थापित कर सकते हैं और उसको कमिटमेंट के साथ दे सकते हैं, तो मुझे लगता है कि आज भी जो है सारे शिक्षण संस्थान बेहतर बन सकते हैं, हमारी शिक्षा व्यवस्था बेहतर बन सकती है और हम जो है आने वाले समय के लिए, भविष्य के लिए ऐसे विद्यार्थियों को तैयार कर सकते हैं जिसको हम विश्व गुरु की जो बात करते हैं, जो हमको विश्व गुरु बनाने में मदद कर सकते हैं। बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात आपने यहाँ पर एक बीच में बड़ी अच्छी बात कही कि शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी पाना नहीं होना चाहिए। लेकिन आज के समय में सर बड़ा कंपटीशन है। माँ बाप बच्चों को पढ़ाते इसलिए हैं कि बेटा पढ़ के तुम्हें क्या बनना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, बहुत सारे पैसे कमाने हैं और हर चीज़ तुम्हें कामयाबी हासिल करनी है सिर्फ इस पढ़ाई की बदौलत। लेकिन क्या कोई ये सिखाता है अपने बच्चों को कि आपको पढ़ लिख कर बहुत एक अच्छा आदमी बनना है, एक आपको अच्छा सिटीजन बनना है, आपका आचरण बहुत अच्छा होना चाहिए? क्या ये कमी भी थोड़ी बहुत है अभी? वही मैंने कहा ना कि अभी भी ये जो है आज के दौर में जिस तरह के बदलाव आए हैं उसमें आज भी ये जो सारी शिक्षा, नैतिक शिक्षा और जो संस्कार है, ये परिवार की जिम्मेदारी ही माने जा रहे हो। परिवार ही उनको बेहतर शिक्षा देने के लिए जिम्मेदार है। लेकिन पहले हम देखते थे कि हमारी जो शिक्षा व्यवस्था में नैतिक शिक्षा होती थी, जो हमारी जो नैतिक शिक्षा और नैतिक संस्कार हमको सिखाए जाते थे, वो शिक्षा कहीं ना कहीं धीरे धीरे जो है वो समय के बदलाव के साथ कमजोर होती गई और जो नैतिक पाठ हमारे लंबे समय तक हम देखते थे स्कूल एजुकेशन में हर जगह हमारे पास कुछ किताबें ऐसी होती थी अपने पाठ्यक्रम में जो हमें नैतिक शिक्षा सिखाती थी, संस्कार सिखाती थी, हमें जीवन जीने की शैली सिखाती थी, हमारे माता पिता, परिवार, समाज के साथ किस तरह के रिश्ते हों, कुछ कहानियों के माध्यम से, कुछ संस्मरणों के माध्यम से ऐसी चीजें हमें बताई जाती, ऐसी कहानियों का चयन उसमें किया जाता था
जिससे हम मानवता, इंसानियत, संवेदनशीलता और जो सामाजिक समानता, सौहार्द, इन सब के बारे में सीखते थे, वो कहीं हमारे पाठ्यक्रम को व्यावसायिकता का जो दबाव आया, प्रोफेशनलिज्म का जो दबाव आया और एक तरह से नौकरी की जो जॉब की जो कनेक्शन है शिक्षा के साथ, वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन केवल उसी पर केंद्रित कर देना ये भी उचित नहीं है। तो इन सब की दृष्टि से जो कठिनाइयां पैदा हुई हैं, उसने हमारी व्यवस्था को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब किया है। इन सबको अगर हम फिर से वापस बेहतर उसी पुरानी दिशा में भी ले जाए तो मुझे लगता है कि शायद हम अच्छे विद्यार्थी तैयार कर सकते हैं, जो समाज में न सिर्फ समाज के लिए कंट्रीब्यूट करें, देश और अपने राष्ट्र के लिए भी कंट्रीब्यूट करेंगे और अपने जीवन को भी बेहतर बना पाएंगे, अपने परिवार को भी बेहतर संरक्षण दे पाएंगे। बिल्कुल, और थोड़ा बहुत ये कोशिश अभिभावकों को भी करनी होगी कि अपने बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ उसका जो बेसिक शिक्षा है उसके साथ साथ कुछ सैद्धांतिक शिक्षाएं भी उसको देनी होंगी, कुछ ऐसी सामाजिक शिक्षाएं भी देनी होंगी जिससे कि वो पालन कर सके, अपने आप को वो समाज में एक अच्छे व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत कर सके। सूर्य शेट्टी सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो इतने दर्शक आपको देख रहे हैं। जी 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 सर। जी क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा जी 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 सर। जी सूर्य शेट्टी सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आज शिक्षक दिवस के अवसर पर क्या कुछ आप संदेश दर्शकों को देना चाहेंगे और क्या संदेश उन शिक्षकों को देना चाहेंगे जिस तरह से हम अभी जिनको लेकर चर्चा कर रहे थे कि स्कूलों की स्थितियां, सरकारी स्कूलों की स्थितियां जहां इतने संसाधन सरकार की तरफ से देने के बावजूद भी कमियां हैं, उन कमियों को कैसे दूर करें और क्या कुछ उनकी वास्तव में जिम्मेदारी है? पहली बात है कि अगर शिक्षक माने तो जैसे आपने पहले कहा, माता पिता, स्कूल में शिक्षक, और तीसरा है हमारे दोस्त यार जिनसे हम सीखते हैं। हाँ, तो ये तीनों शिक्षकों का बहुत अपना अपना 8-8 घंटे का रोल होता है 24 घंटे में। माँ बाप के पास समय की कमी होने की वजह से उन्होंने नैतिक शिक्षा घर में देना छोड़ दिया, और उसके अलावा जो माँ बैठ के पढ़ाती थी बच्चे को, स्कूल में क्या हुआ 10 सवाल पूछती थी, बच्चों को डर रहता था, वो आज की तारीख में चला गया, उनके पास समय नहीं है। इसी वजह से वो दायित्व कोचिंग सेंटर या ट्यूशन सेंटर निभा रहे हैं जो माँ बाप को निभाना चाहिए था, लेकिन वहां पे फिर भावनाओं की कमी आती है। दूसरा जो 8 घंटा है जो स्कूलों में टीचरों को देना होता है, वो टीचर के उनकी भी पूरी गलती नहीं है कि माँ बाप का डिमांड ये रहता है कि आप उसको पढ़ा लिखा के इंजीनियर बनाइए या जो बनाए, तो वो दबाव रहता है। आप खेल कम खिलाइए, ड्रामा कम कराइए या संपूर्ण विकास ना हो तो भी चलेगा, लेकिन बच्चे को यह बनना है, ये दबाव में टीचर काम करता है। और मैनेजमेंट भी इस दबाव पे काम करता है कि मार्केटिंग की वजह से कि हमारे बच्चे को इधर दाखिला मिला, इधर दाखिला मिला, बोलने में अच्छा लगता है अगले साल के एडमिशन के लिए। तो इस वजह से स्कूल की व्यवस्था में एक तो व्यावसायिकता ज्यादा आ गई है और दूसरा यह है कि उसमें भावनाओं की कमी आ गई है। ये दोनों चीजों को अगर किसी तरह से माता पिता को और स्कूल के टीचरों को में अगर भावनाओं की कमी को दूर किया जा सके तो आप वापस उसी भारत को फिर से वहीं पहुंचा सकते हैं जहां पहले था। बिल्कुल, और जहाँ से हमें पूरी ज्ञान एक जगह पर मिलता था और बड़ी छोटी सी उम्र से हमें वो सारी चीज़ें आ जाती थी। शायद यही कोशिश भी रही थी उस समय कि इनकी शिक्षा व्यवस्था को कैसे ध्वस्त किया जाए, तब जाकर के हमें ये विकसित करने की एक मंसूबे उनके कामयाब हुए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप दोनों हमारे साथ जुड़े। पुष्पेंद्र सर, जवाहर सूर्य शेट्टी सर, आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमें दी और वाकई सोचने की आवश्यकता तो है कि आखिर कमी कहाँ है, लेकिन शिक्षक का जो सम्मान है वो सदैव हमेशा ही ऊंचा रहता है, क्योंकि शिक्षक ही वो ऐसा व्यक्ति है, वो ऐसा एक प्रकाश का पुंज है जो आपके जीवन को जगमगाता है। तो आप सभी को स्वदेश परिवार की तरफ से सभी शिक्षकों को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहिए स्वदेश के साथ। सबसे पहले देश।